हाय फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं जितने भी ओशिनोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करूंगा और यहाँ पे आपको एक चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ कि जितने भी ओशनिक करंट हैं, भले वो कोल्ड करंट हो या फिर वार्म करंट हो, आपको इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। आप खुद देख लेना कौन कौन से फैक्टर जो ओशनिक करंट को अफेक्ट करते हैं, सैलिनिटी किससे डिफर करती है, टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, ये सब आपको दिमाग में फीड हो जाएगा अगर आप एंड तक बने रहें। एक दो क्वेश्चन स्टैटिक जीके के रहेंगे, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंसेप्ट वाले रहेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन तो पूरा स्टैटिक है। पहले क्वेश्चन में बिल्कुल मेहनत नहीं करना, अगर आपको पता है तो पता है। वैसे देखो, इसका पूरा प्रॉपर क्वेश्चन में रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाया हूं यहाँ पे, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको पता है कि भाई हमारा कौन सा ये है, मारियाना ट्रेंच है, ये बात आप जानते हैं, जिसके अंदर एक डीप है जिसको आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, मतलब पूरी दुनिया बोलती है चैलेंजर डीप, करेक्ट, जो कि डीपेस्ट पॉइंट है, आपको पता होगा। अब इसकी डेप्थ तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 10,000 के ऊपर ही है, अराउंड 11,000 मीटर है, अराउंड 11,000 मीटर है, 11,000 मीटर अराउंड बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। नियर बाई आपको मिल जाएगा 10,000, कुछ 900 प्लस ही है, लेकिन अराउंड 11,000 में बोल देता हूँ, आपसे इतना कोई नहीं पूछेगा। तो डीपेस्ट पॉइंट है किसका, पैसिफिक ओशन का, वैसे चैलेंजर डीप, ठीक है। मोली डीप क्या है, मोली डीप भाई आर्टिक ओशन का है, आर्टिक ओशन का आपका वो डीपेस्ट पॉइंट है मोली डीप, लिखा है वैसे। इंडोनेशियन का सुंडा ट्रेंच है, सुंडा मतलब एक ट्रेंच है, डीपेस्ट पॉइंट नहीं है, ट्रेंच है, और इसको जावा ट्रेंच भी बोलते हैं वैसे। और प्यूर्टो ट्रेंच अपना अटलांटिक ओशन का। वैसे कुछ और ट्रेंचेस के नाम लिख लो आप जरा। साउथ सैंडविच ट्रेंच जो अटलांटिक ओशन में ही है, साउथ सैंडविच ट्रेंच। उसके बाद पैसिफिक ओशन में काफी ट्रेंचेस आपको मिलेंगी, कुछ ट्रेंचेस और लिख लो पैसिफिक ओशन की, जिसमें एक लिखो टोंगा ट्रेंच, टोंगा TONG, टोंगा, हाँ टोंगा, टोंगो नहीं, टोंगा, टोंगा ट्रेंच, ठीक है। उसके बाद कमचटका ट्रेंच आपको जापान के साइड मिलेगा, कमचटका ट्रेंच, फेमस ट्रेंच है यार, ओके। उसके बाद चलो फिलिपिन ट्रेंच भी है, लेकिन चलो ये दो तो इंपॉर्टेंट है काफी, आप दिमाग में रखिए, इसको भूलना नहीं है आपको। सुंडा ट्रेंच आपका इधर हो गया। और चलो अगले क्वेश्चन, मतलब इतना ही बहुत है, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे गए। आई थिंक मुझे टोंगा ट्रेंच याद है, टोंगा ट्रेंच एग्जाम में पूछा हुआ है इन्होंने, इसके बाद भी आई थिंक आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं इन्होंने रिपीट किया है टोंगा ट्रेंच, ठीक है। चलो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट। देखो यार, इसका सोर्स बताऊं, ऐसे पूरा का पूरा एनसीईआरटी है। एक्चुअली आपका जो जो चैप्टर है ना ओशनिक वाटर का, जिसके अंदर आपको क्रस्ट मिलेगा, मतलब अपना ये ओशनिक फ्लोर है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, जिस पर्टिकुलर टॉपिक में है उसी में टेम्परेचर का क्या रोल होता है ओशन के वाटर मूवमेंट में, और सैलिनिटी का क्या रोल होता है, उसी के एंड में आपको मिलेगा हेलोक्लाइन या थर्मोक्लाइन भी मिलेगा आपको, जो कि टेम्परेचर के सेंस में होता है, जिसमें टेम्परेचर जब गिरता है, ठीक है, ऐसे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे हम नीचे जाएंगे तो आफ्टर द 400 या 300 मीटर के बाद आपको देखने को मिलेगा शार्प डिक्लाइन आएगा टेम्परेचर में, उसको बोलेंगे थर्मोक्लाइन। तो सेम गोज विद द हेलोक्लाइन एज वेल, जिसके अंदर क्या डिक्रीज होता है अपना, डिक्रीज नहीं, यहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी आपको, इंक्रीज होगी आपको, सॉरी डिक्रीज होगी, माई मिस्टेक, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी, ठीक है, विथ अ वर्टिकल डेप्थ, विथ अ वर्टिकल डेप्थ, ये दिमाग में होना चाहिए आपके। आपको एक और बात बता दूंगी कि जैसे जैसे हम सैलिनिटी की बात करते हैं, तो हम जब ट्रॉपिक से ऊपर जा रहे होते हैं तो सैलिनिटी क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है। आप देखोगे कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप, हॉरिजॉन्टल आपका मूवमेंट होगा, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो इक्वेटर पे 0 डिग्री पे, आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो आपकी सैलिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अब बोलोगे सैलिनिटी क्यों बढ़ेगी, देखो अब इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे बारिश होती है। पहले शुरू करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है, शुरुआत टेम्परेचर से करते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इवॉपरेट होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, एक्सपैंड करेंगे, इवॉपरेट होंगे, अगेन क्लाउड बनेगा, बारिश होगी। पहला स्टेप क्या होगा, जब इवॉपरेट होगा तो नीचे सॉल्ट बच जाते हैं, सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश होगा सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और एक और बात यहाँ पे आपको इक्वेटर पे देखने को मिलेगी, वो ये है कि इक्वेटर के पास में आपको अमेजॉन रिवर मिलेगी, कॉन्गो बेसिन मिलेगा, तो ड्रेन करती हैं, वो रिवर्स जब ड्रेन करती हैं, तो रिवर जब आप सी में ड्रेन करेगी तो उसकी सैलिनिटी कम होगी, सिंपल सी बात है। उसका एक अच्छा एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत में आपको जब
कोरल रीफ आपको कहाँ देखने को मिलेगी? गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलेगी, ना कि गल्फ ऑफ खंबत में, क्योंकि गल्फ ऑफ खंबत में आपको 2 रिवर्स ड्रेन करती हैं। उन दोनों रिवर्स का नाम है ताप्ती और नर्मदा। उसकी वजह से वहां पे सैलिनिटी कम हो जाती है और कोरल रीफ सर्वाइव उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ये बात आपको मैंने कोरल रीफ पढ़ाते हुए बताई थी, ठीक है। और सैलिनिटी का एक और अच्छा एग्जांपल बताता हूं, जब भी आपको कंपेयर करना हो अरेबियन सी का और बे ऑफ बंगाल का, तो आप देखिए बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी आपको कम मिलेगी, बिकॉज नंबर ऑफ रिवर्स वहां पे ड्रेन करती है। ब्रह्मपुत्रा हो गई, अपने गंगा हो गई, गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, दुनिया भर की रिवर है, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी कम है एंड इसकी सैलिनिटी अपनी अरेबियन सी की सैलिनिटी ज्यादा है। तो वही बात यहाँ पे भी बोलने को है। लेकिन चलो यहाँ पे तो और भी फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बारिश हो रही है यहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ट्रॉपिक्स में आपको, ट्रॉपिक्स मतलब इक्वेटोरियल जोन में आपको देखने को मिलेगा कि कम सैलिनिटी है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इवापोरेशन तो हो रहा है वहाँ पे, लेकिन उस लेवल की वहाँ पे बारिश नहीं हो पा रही है, ठीक है। गर्मी तो है, उस लेवल की वहाँ पे बारिश नहीं हो पा रही है। तो हमें देखने को मिलेगा कि ऊपर सैलिनिटी बढ़ती, जितनी भी आपको सलाइन लेक मिलेंगे, जैसे रेड सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे सैलिनिटी बढ़ रही है। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, सैलिनिटी के सेंस में काफी इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर 2 वाटर बॉडीज के बीच में कंपैरिजन आए आपको, एक वाटर बॉडी लेट्स से एक्स है और एक बड़ी वाटर बॉडी वाई है, बोला जाए कि दोनों में से सैलिनिटी किसकी ज्यादा होगी, तो एक्स की ज्यादा होगी, बिकॉज साइज इसकी छोटी है, इवापोरेशन यहाँ पे ज्यादा होगा, और यहाँ पे नमकीन की मात्रा दैट इज सॉल्ट की मात्रा आपको ज्यादा मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, तो मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन दोनों जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पे मेडिटेरियन सी के अंदर सैलिनिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू द अटलांटिक ओशियन। इसलिए अटलांटिक ओशियन का पानी मेडिटेरियन सी की तरफ जाता है। सेम आप कंपेयर करिए ब्लैक सी और कैस्पियन सी, वहाँ पे तो अलग अलग कंसेप्ट है वैसे, क्योंकि ब्लैक सी के अंदर आपको सैलिनिटी कम मिलेगी बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा रिवर्स ड्रेन करती है, और कैस्पियन सी में बहुत, वोल्गा आई थिंक 1 या 2 बड़ी रिवर ड्रेन करती है, इसलिए उसकी जो सैलिनिटी हो वो ज़्यादा मिलेगी। तो अलग अलग फैक्टर्स हैं, आपको कंपेयर करने के लिए एग्जाम में आते हैं। चलिए ओके, चलो, तो इसका आंसर होगा हेलोसिनेशन। इसका आपको कहीं जो क्लिप है ना, इसका छोटा सा पार्ट मैंने रखा हुआ है, साथ से करेक्ट जगह पे फिट नहीं हो पाया, फिट नहीं हो, मैं तो लगता है भूल गया यहाँ पे डालना, नीचे मिल जाएगा, अभी काफ़ी बड़ा है, आपको मिल जाएगा नीचे, चिंता मत करिए। चलिए, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अभी क्वेश्चन आपको सच बता रहा हूँ, ये पूरे के पूरे करंट आपको याद दिला दूंगा, याद दिला क्या दूंगा, याद करा दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी। बाकी आप देखिए कैसे याद होगा आपको। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग करंट डज नॉट बिलोंग टू द इंडियन ओशन, ठीक है। तो मैं मान लो तुम्हें कुछ नहीं पता है, मुझे भी। अच्छा, तुम्हें पता है कि अपना मोजाम्बिक कहाँ मिलेगा आपको? चलो छोड़ो यार, आ जाओ जरा इस पे ही आ जाओ, क्यों फालतू में सर दर्द करा रहा हूँ मैं। कौन कौन से करंट थे आपका? मोजाम्बिक करंट यहाँ पे देखो, अगुलास करंट यहाँ पे है, जितने भी यहाँ पे रेड में दिख रहे सारे के सारे वार्म करंट है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले एक बार वापस से देख लें वार्म करंट कौन कौन से हैं। वार्म करंट आपको बता रखा है, वार्म करंट कैसे जनरेट होता है, कोल्ड करंट कैसे जनरेट होता है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है आप लोग को, एक बार वीडियो देख लीजिए। तो अब इसमें बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, लिटरली उसको मैंने पूरा आधे घंटे से ज़्यादा लगा था समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ का जो क्वेश्चन है कि कौन सा भाई इंडियन ओशन से बिलोंग नहीं करता। अच्छा, पहले देखिए, इंडियन ओशन का यही रेंज है ना, यही रेंज है इंडियन ओशन का, बाकी तो इंडियन ओशन का कोई रेंज अभी दिख नहीं रहा मुझे। क्या यहाँ पे सदर्न इक्वेटोरियल करंट दिखेगा? देखो, सदर्न इक्वेटोरियल करंट आपको हर जगह दिखेगा, जितना भी आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हो ना, तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपको सदर्न इक्वेटोरियल करंट तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, तो सदर्न इक्वेटोरियल करंट तो वैसे भी रहने वाला है, तो ये वाला तो है। चलिए, सदर्न इक्वेटोरियल करंट कौन सा रहेगा? देखिए, नदर्न देखिए, एक चीज दिमाग में रख लीजिए अपने कि नदर्न इक्वेटोरियल करंट हो या सदर्न इक्वेटोरियल करंट हो, वो दोनों वार्म करंट रहेंगे, बिकॉज दोनों कहाँ फ्लो हो रहे हैं? दोनों फ्लो हो रहे हैं ट्रॉपिक्स में, मतलब इक्वेटर के पास में। इक्वेटर के पास में जो फ्लो होगा आपको वो वार्म करंट ही देखने को मिलेगा। तो सदर्न इक्वेटोरियल हो या नदर्न इक्वेटोरियल हो, वार्म करंट ही मिलेगा। आगे, अब जितने भी वार्म करंट आप देखेंगे, आइदर वो ऊपर जा रहे होंगे या फिर इधर नीचे आ रहे होंगे, ठीक है। ऊपर जा रहे होंगे मतलब ट्रॉपिक से ऊपर जा रहे होंगे और ट्रॉपिक से नीचे आ रहे होंगे, समझ में आई बात? पोल से नहीं आ रहे होंगे, दिमाग में रखिए, पोल से नहीं आ रहे होंगे, ट्रॉपिक से या फिर नीचे जा रहे होंगे या ट्रॉपिक से ऊपर जा रहे होंगे, जितने भी वार्म करंट है, क्योंकि यहां पे आपको वार्म करंट राइज होता हुआ मिलेगा तो ऊपर जाएगा, ग्रेडियंट क्रिएट होता है, ग्रेडियंट मतलब एक स्लोप क्रिएट होगा, तभी तो आप मूव करेंगे ना। तो यहाँ पे वाटर जब लेवल बढ़ता है ट्रॉपिक्स के ऊपर, तो वाटर लेवल राइज होता है और वो एज पर द कोरियोलिस फोर्स, एज पर द विंड मूवमेंट, वो अपने मूवमेंट, अपने डायरेक्शन चेंज करता है। सिंपल सी बात है।
ठीक है, आपको पता है कि अपने सदर्न हेमिस्फीयर में क्या मूव करती है, वेस्टर्लीज मूव करती हैं और उधर ईस्टर्लीज मूव करती हैं। सॉरी गलत बोल दिया, यहाँ पे ईस्टर्लीज करती है, वहाँ पे वेस्टर्लीज करती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं जरा हम अपने क्वेश्चन पे तो आ जाएं। देखो अगुलास करंट है, ये देखिए अपना मेडागास्कर और इसके बीच में, अफ्रीका के बीच में, ये एक वार्म करंट है। तो अगुलास करंट अपना जो है वार्म करंट है। सदर्न इक्वेटोरियल करंट क्या है, ये भी वार्म करंट है। उसके बाद अपना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट क्या है, वेस्टर्न वेस्ट साइड है तो ये कोल्ड हो जाएगा और ईस्ट वाला क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। अब क्यों होगा प्लीज एक बार जरा जाके चेक करिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, वही प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को मैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए बेनगुला कहाँ पे भाई, बेनगुला इज अ पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन अटलांटिक ओशन का पार्ट है, यहाँ पे इंडियन ओशन का पार्ट नहीं है। अब तुम बोलोगे हमें तो भाई इधर मोजाम्बिक करंट था, मोजाम्बिक करंट तो यहाँ लिखा ही नहीं है। तो देखो मोजाम्बिक करंट आपको नियर बाय ही मिलेगा, यहाँ पे मोजाम्बिक करंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो बस जैसे कि यहाँ पे सोमालिया करंट दिख रखा है, वैसे यहाँ पे मोजाम्बिक करंट आपको देखने को मिलेगा। मोजाम्बिक अपने देश के नाम पे है, बस और कुछ नहीं है। और जितने भी करंट आप देख रहे हो ब्राजील करंट, ब्राजील के पास में, इसीलिए यहाँ पे फाकलैंड करंट है। देखो ये जो जा रहा है फाकलैंड करंट है, नाम ले लिखा लेकिन फाकलैंड करंट है, ये कोल्ड करंट है। अब आपको कितने करंट मैंने याद दिला दिए यहाँ पे। अब याद, ये देखो ऐसे ही याद करने पड़ेंगे आपको लोगों की, नहीं हम एक दिन बैठेंगे रटेंगे तो भाई हो गया तुम्हारा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अभी कितने हमने पढ़ लिया, हमने 4 करंट पढ़ लिए। बेनगुला करंट पढ़ लिया, कहाँ पढ़ा हमने, साउथ अटलांटिक ओशन में पढ़ा। हमने 2 चीज बताई आपको कि नॉर्थ इक्वेटोरियल हो या साउथ इक्वेटोरियल हो, वो कैसा होगा, वो गर्म ही होगा। अगुलास करंट और मोजाम्बिक करंट क्या है, दोनों आपको नियर बाय ही मिलेंगे एंड बोथ आर द वार्म करंट। और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट या ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, देखिए वेस्ट वाला जो नीचे से राइज हो रहा है, देखिए नीचे से पोल से उठ रहा है। ठीक है, जब अपवेलिंग होता है वाटर का, आपको बताया था, चलो यार बता ही देता हूं, मेरे को ना दिल से बहुत बुरा लग रहा है, क्यों नहीं बता पा रहा हूं मैं, चुपचाप से बता देता हूं। देखो सिंपल सी बात बताता हूं, इसको एज ए रेफरेंस में लेता हूं, मैं। पानी इधर से इधर आ रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ईस्टर्लीज की वजह से फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है। देखो तो जब गर्म पानी ऐसे मूव करेगा, मतलब हवा चल रही है तो गर्म पानी को लेके जाएगी ऐसे, तो गर्म पानी को जब लेके जाएगी ऐसे टक 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 ऐसे जाएगी, तो पानी इधर इकट्ठा होगा ना, ऐसे इकट्ठा होता रहेगा, एक साइड इकट्ठा होगा, नीचे जाने लगेगा, फिर नीचे जाने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीचे से एक पानी उठ के आएगा ना, बोले हम ऊपर जाएंगे अभी, क्योंकि वो कोल्ड वाटर है, और जो कोल्ड वाटर है उसी को आप बोल रहे हो करंट, कोल्ड करंट। और इसको हम कोल्ड वाटर को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये है अपवेलिंग, मतलब ऊपर उठ रहा है यहाँ पे पानी। तो यहाँ पे बेनगुला करंट उसका एक एग्जाम्पल हो गया, अपना वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट उसका एग्जाम्पल हो गया, पेरू करंट उसका एग्जाम्पल हो गया। और जहां पे आपको कोल्ड करंट देखने को मिलते हैं, वहां पे उसके बगल में जो देश होता है, वहां पे आपको डिजर्ट देखने को मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि जहां पे भी कोल्ड करंट होंगे तो वहां पे वर्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोल्ड करंट की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, पानी ऊपर उठेगा ही नहीं। पानी जब ऊपर उठेगा ही नहीं तो बारिश क्या होगी, खाक, तो बारिश होगी नहीं। यहाँ पे आपको अटाकामा डेजर्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको नबीब डेजर्ट मिलेगा, कालाहारी डेजर्ट मिलेगा, और आपको ऑस्ट्रेलिया के बगल में तो कितने ही डेजर्ट आपको मिलेंगे। विक्टोरिया डेजर्ट हो गया, गिब्सन डेजर्ट हो गया, तो डेजर्ट की कमी नहीं है अपने ऑस्ट्रेलिया में। चलिए हो गया। अब ऐसे ही मैं अब एक बार में पूरा तो कराने वाला नहीं हूं, क्योंकि काफी क्वेश्चन है, तो ये मैप आपको दुनिया भर का लगा रखा है मैं, चिंता मत करिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या था यार, क्वेश्चन इंडियन ओशन का था ना, हाँ, तो बेनगुला नहीं रहेगा, बेनगुला अटलांटिक का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन। बताओ भाई कौन सा आंसर, साउथ अटलांटिक का कौन सा कोल्ड करंट, अभी तो ऊपर पढ़ा बेनगुला करंट। सोचने वाली बात है क्या, अरे 1 मिनट में आंसर दिया, 1 मिनट में 1 सेकेंड। एगुलास करंट कौन सा है, ये तुम हो भाई, वार्म करंट। कहां पे हो, चलो तुम्हारा लोकेशन भी लिख देता हूं, इंडियन ओशन में हो तुम। ब्राजील करंट क्या है, वार्म करंट हो। कहां हो तुम भी वैसे साउथ अटलांटिक में हो, लेकिन तुम वार्म हो। ठीक है, ठीक है। अपना यहाँ पे कैनेरी करंट, देखिए ये कोल्ड करंट है, और सहारा डेजर्ट के बगल में है भाई, सहारा डेजर्ट के बगल में है, और हमें देखने को मिलेगा कि कोल्ड करंट है, उसकी वजह से सहारा डेजर्ट ऑफ कोर्स अब एक वन ऑफ द रीजन आप बोल सकते हैं। ठीक है, और बेनगुला करंट इज अ पार्ट ऑफ द साउथ अटलांटिक। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन, ये देखिए, और ऊपर कहां जा रहा था मैं, नीचे चला जाता थोड़ा सा, ये देखो बहुत पिक्चर अटैच किया है वाला मैंने, हर क्वेश्चन के बाद आपको दिखना चाहिए। देखो कैनेरी करंट यहाँ पे है, कहां बोला था, सहारा है ना इधर,
सहारा में एक चीज आप फाइंड करिए, लगे तो आप मेरे को उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। साहेल रीजन के अंदर कितनी कंट्री आती है? साहेल रीजन के अंदर कितनी कंट्री आती है आप लिख के बताएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। साहेल किसका ग्रुप है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब यहां पे कितने हमने करंट पढ़ लिए, अब करंट याद दिलाता रहूंगा। बेंगुला करंट कोल्ड करंट, अगुलास करंट वार्म करंट, मोजाम्बिक करंट वार्म करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कोल्ड करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया वार्म करंट, पेरू कोल्ड करंट, ब्राजील वार्म करंट, कैनरी कोल्ड करंट। चलिए बढ़ते रहिए आपको मिल जाएगा ये सब पढ़ने की। देखो अभी आगे, विच आर द फॉलोइंग करंट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मिंग अ कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन। मतलब कहने का मतलब कि साउथ अटलांटिक ओशन में कौन सा नहीं है, सिंपल सी बात है। बेंगुला, हाँ तुम तो हो भाई, तुम तो साउथ अटलांटिक के हीरो हो। ब्राजील, हाँ तुम तो वार्म करंट हो, तुम क्या हो? कोल्ड हो। कैनरी तो नहीं है। कैनरी कहां है? कैनरी आपको नॉर्थ में मिलेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन है, कैनरी आपको नॉर्थ में मिलेगा। कौन सा करंट है? कोल्ड। अच्छा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट नीचे मिलेगा आपको। ये देखिए ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है, हवाएं यहाँ पे चलती रहती हैं फ्लो में। और बिकॉज ऑफ द वेस्ट, अच्छा ड्रिफ्ट और करंट में अंदर क्या होता है? देखिए ड्रिफ्ट मतलब होता है पानी बहुत ही स्लो चल रहा है, करंट मतलब नॉर्मल है, और स्ट्रीम मतलब बहुत फास्ट। तो जब भी ड्रिफ्ट की बात बोलो तो बहुत ही स्लो, आराम से गत्ते गत्ते पानी चल रहा है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे इस पूरे रीजन में कोई आपको लैंड मास दिख रहा है इनको रोकने के लिए? तो बिकॉज ऑफ दैट काफी ठंडा पानी है, और यहाँ पे फाकलैंड करंट जो है ये देखो उठ के आ रहा है। ये फाकलैंड आइलैंड जो कि यूके का है उसके नाम पे है, तो कोल्ड करंट है। एक लिख लीजिए फाकलैंड करंट। फाकलैंड करंट किसका पार्ट है? वैसे तो ये पार्ट अपना अंटार्कटिक की तरफ से आ रहा है, लेकिन ठीक है ये आज अपने साउथ अटलांटिक का मान सकते हैं, ये जाएगा आपका कोल्ड करंट। अब नीचे के करंट मेरे हिसाब से हो गए। अब वेनेजुएला 2 बार हो गया, वेनेजुएला कोल्ड है, कैनरी कोल्ड है, उसके बाद अपना ब्राजील हॉट है, मतलब गर्म वार्म, पेरू कोल्ड है। इसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं पेरू को, ठीक है। चलिए अब यहां पे आगे बढ़ते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग सॉल्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम टू द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर। देखिए इसका आपको मैंने बोला था ना, टेबल एक है, बोला था याद कर लेना। देखो याद तो भले ना करो, लेकिन एक बात आपको बोला था मैंने कि क्लोरीन जो है उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है फॉर द मतलब सॉल्ट बनाने के लिए, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। तो क्लोरीन है और दूसरा होगा सोडियम, तो बनेगा इसका आंसर सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपके लिए टेबल लगाया है, यहाँ पे पूरा NCERT का वो चिट्ठा है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन और सोडियम दोनों को कंबाइन करेंगे, द मैक्सिमम थिंग यू विल गेट इज द सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा भाई यहाँ पे जो लेक है वो देखिए कौन सा लेक है। यहाँ पे कौन सा लेक है? लेक वेन इन टर्की, जिसकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा, डेड सी से भी ज्यादा है। डेड सी कहाँ मिलेगा? जॉर्डन में मिलेगा आपको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेड सी कहाँ मिलेगा? कभी कभी ये देते हैं डेड सी और कैस्पियन सी, बोले कंपेयर कर, तो डेड सी का ज्यादा ही है, लेक वैन का उससे भी ज्यादा जो टर्की में है। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ मिलेगा आपको यूएसए मिलेगा। अब ये देख रहे हो जितने भी लेक्स की बात करें सारे के सारे आपको टेम्परेट जोन में मिल रहे हैं, कोई ट्रॉपिक जोन में नहीं मिल रहा आपको, सारे के सारे टेम्परेट जोन ऊपर की तरफ मिल रहे हैं हमें। तो इसका मतलब ये कोई नहीं बोल सकता है कि सैलिनिटी इक्वेटर पे ज्यादा होती है, इक्वेटर पे सैलिनिटी कम होती है, बिकॉज वर्षा होती है वहां पे। चलिए याद रखिए ये क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर भी। अच्छा द हाईएस्ट सैलिनिटी, अरे तुम नीचे, अरे कौन लिखा रहे डेड सी? गलती माफ करिए, आपके सामने ही उत्तर दिखाया मैंने इसका, लेक वैन इन टर्की, माफ करिए गलती से हुआ है, ठीक है। तो लेक वैन इन टर्की देखो ऊपर ही था, देखो लेक वैन इन टर्की, ठीक है। ये गलती हो गई भाई, अब सुधार कैसे लूंगा भी, इसलिए सुधार लेता हूँ। व्हेन द डेंसिटी इन द सी इंक्रीजेस, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। डेंसिटी बढ़ रही है, क्या हो रहा है? डेंसिटी बढ़ रहा है। अच्छा मुझे बताओ कौन सी चीज की डेंसिटी बढ़ेगी भैया? अब जरा देखो, दो मैंने ग्लास में पानी ले लिया, तुम्हारे पास भी पानी है, हमारे पास भी पानी है, ठीक है। तो तुम्हारे पानी में मैं सोडा डाल देता हूँ। अब सोडा क्या मत सोचना, कुछ सोडा ही डाला है बस, सोडा तुम्हारे आगे सोडा, तुम्हारे पानी में सोडा डाल दिया। मेरा पानी वाला नहीं, मैं ऐसे ही पीऊंगा, मैं नॉर्मल इंसान ऐसे ही पीऊंगा मैं, ठीक है। तो बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? सोडा वाले की ज्यादा होगी ना। तो बोले नहीं सोडे से भी मजा नहीं आ रहा, मुझे और चाहिए कुछ, तो एक काम करो इसमें ना नमक डाल दो, सोडे की जगह नमक डालो इसको, अभी
नमक डाल दिया, थोड़ा और डाल दिया कुछ, बोले कुछ जीरा पाउडर सब भर दिया, बोले पियो, ऐसे पियो, ठीक है। अब क्या हो गया, इसकी सैलिनिटी बढ़ गई ना, इसकी तो ऐसे ही है, तो पानी है, तो जिसकी सैलिनिटी बढ़ेगी तो मीन सैलिनिटी क्या साइड में, पानी भारी हुआ कि नहीं हुआ, भारी होगा मतलब डेंसिटी बढ़ी। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे, द डेंसिटी इन द सी इंक्रीजेस देन क्या होगा, सैलिनिटी बढ़ेगी, सैलिनिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, पहली चीज, ठीक है, सैलिनिटी तो बढ़ेगी। अच्छा और क्या होगा, तो मुझे बताओ तुम नीचे वाले पानी को उठा पाते हो कि मतलब जो सरफेस वाले, जो तुम्हारा मूव कर रहा हो सरफेस वाला पानी बेसिकली, क्योंकि डेप्थ में जब जाते रहोगे तो सैलिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सैलिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सॉरी अरे हाँ सैलिनिटी इंक्रीज होगी, तो डेप्थ के साथ क्या होगी भाई, ये भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो व्हेन द डेंसिटी इन द सी इंक्रीजेस देन द बोथ सैलिनिटी एंड द डेप्थ आल्सो इंक्रीजेस, कहने का मतलब है कि डेप्थ पे जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे आपको घनत्व ज्यादा मिलेगा, वाटर का घनत्व है वो ज्यादा मिलेगा, एक बार जाके नीचे देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत लॉजिकल था वैसे तो। अगला क्वेश्चन, द कंट्री बेनिफिटिंग मोस्ट फ्रॉम द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब पहली बात, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपको बता देता हूं मैं, चलो यार मैप है ना मेरे पास, कहाँ है चिंता कर रहे हो, आ जाओ, मैप नहीं डाला क्या, अरे यार चलो हाँ नीचे नीचे, कोई बात नहीं कोई बात, मैप यहाँ पे है, चलो यहाँ पे देखो, लगता है थोड़ा नीचे आ गया था, क्वेश्चन पे स्टिक रहने का। देखो अब यहाँ पे तुम्हारा ये नॉर्थ की बात हो रही है, मतलब इतने पे ही फोकस करेंगे अपन, इतने पे ही, नीचे नहीं जाएंगे अभी। ये देखिए नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है जो कि वार्म करंट है, डब्ल्यू वार्म करंट है, ये यहाँ से जा रहा था, तो यहाँ पे फ्लोरिडा ने बोला कहाँ जा रहा है, तो चुपचाप से टर्न कर, तो फ्लोरिडा पे भाई, फ्लोरिडा के कोस्ट से टर्न हुआ, बोले इसका नाम दिया हमने गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम अपने मैप में क्या है, वार्म करंट है। गल्फ स्ट्रीम और आगे एक्सटेंड हुआ तो उसका नाम दे दिया हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और आगे बढ़ा तो नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वेजियन करंट आगे एक्सटेंड होगा, ठीक है, फिर वापस थोड़ा सा उधर अगेन वहां पे आपके वेलिंग होगा तो ग्रीनलैंड करंट आएगा, फिर यहाँ पे लैब्राडोर करंट आएगा। तो देखिए लैब्राडोर, आपके कुत्ते का नाम हो सकता है लैब्राडोर, कोई भी हो सकता है, तो ये वार्म, ये क्या हो, ठंडा करंट है, कोल्ड करंट है। ग्रीनलैंड करंट कौन सा है, कोल्ड करंट। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा था, मैं भूल गया क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से कौन सा जो एरिया है वो बहुत बेनिफिट में होता है, यही क्वेश्चन था ना शायद से, देखो तो जरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन ना भूल जाए। देखो नाइजीरिया, अरे तुम कहाँ होगे भाई, तुम्हारा तो अलग रोल है, तुम कैनेडी के जवाब दो, नॉर्वे, अरे कहाँ भाई, अरे हाँ नॉर्वे आगे एक्सटेंड होगा, नॉर्वे करेक्ट। तो देखिए सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, नॉर्वे को होगा। क्यों होगा, मैंने ऐसे समझाते टाइम बताया था, मुझे याद है, क्योंकि क्या होगा, गल्फ स्ट्रीम का एक्सटेंशन वैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और फिर आगे नॉर्वेजियन करंट, तो जो आगे एक्सटेंड हो रहा है ये, तो ये इस एरिया को, थोड़ा ज्यादा ही कचरा हो गया यहाँ पे, इस एरिया ऑलरेडी बर्फ जमी रहती है, इस एरिया में क्या करेगा, थोड़ा सा भाई गर्माहट लाएगा, इसलिए नॉर्वे को बहुत ज्यादा फायदा होता है। एंड नॉर्वेजियन करंट इज अ वार्म करंट विच द एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड दैट हेल्प द एरिया टू बैलेंस द, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, और उसकी वजह से वहां पे शिपिंग लेन एक्टिव होती है, अदरवाइज यहाँ पे पूरा जमा रहेगा, ठीक है, ठंडी के टाइम पे। बट गल्फ स्ट्रीम जो करंट है ये जब एक्सटेंड होती है, जब जाती है, तो उसकी वजह से वहां पे गर्माहट आती है, वहां पे बैलेंस होता है चीजें, और वहां पे शिपिंग लेन एक्टिव होती है, तो इसलिए गल्फ स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम को हम बोलते हैं ब्लैंकेट ऑफ द यूरोप। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा नॉर्वे, नॉर्वे को सबसे ज्यादा फायदा होता है, देखिए एक्सटेंशन है। अच्छा हमने क्या क्या सीख लिया, अभी हमने सीख लिया यहाँ पे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट तो भाई वार्म करंट है, उसको एक, और बात किसके कर रहे हैं हम यहाँ पे अटलांटिक में बात कर रहे हैं अभी। देखिए तो गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट, गल्फ स्ट्रीम कहां से टर्न हुई है, फ्लोरिडा से टर्न हुई है, उसके बाद आगे एक्सटेंड होकर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उसी का नाम है, मतलब आगे एक्सटेंड हुई है तब, और उसी को एक्सटेंड हमने जब जा रही है ड्यू टू द वेस्टर्लिस, जब आगे बढ़ रही है वो, तो उसका नाम है भाई नॉर्वेजियन करंट, बिकॉज नॉर्वे कंट्री की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगी भाई, तो यहाँ पे अगेन अपवेलिंग होगा, जैसे कि भाई गर्म पानी जब एक साइड चला जाएगा तो उसकी वजह से ठंडा पानी दूसरे एरिया से जनरेट होगा, जब मूव कर लेगा तो भाई वहां पे कौन सा जनरेट हो रहा है, ग्रीनलैंड के बगल में हो रहा है तो ग्रीनलैंड नाम रख दिया, यहाँ पे हो रहा है लैब्राडोर तो लैब्राडोर रख दिया, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा एक और बात, जब लैब्राडोर करंट इधर से आता है और गल्फ स्ट्रीम यहां से मिलते हैं और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जब से मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनता है। यहाँ पे एक सी का है, उसका नाम है भाई, यहाँ पे एक सी बनता है, देखो ये जो देख रहे हो तुम, ये चारों साइड से, यहाँ पे चारों साइड से करंट इसको जब घेर लेते हैं तो इस एरिया में एक सी बनता है जिसका नाम है सारगासो सी, और सी विथ इन सी, ठीक है, काफी सरीन वाटर होता है उसका, शांत वाटर होता है उसका,
अच्छा, यहाँ पे बोल रहा था काफी अच्छा शिपिंग लेन बनता है, काफी अच्छी खासी भाई मछलियों के लिए ना काफी फ्लैंक मतलब अच्छे से प्लैंकटन जो होते हैं वो उगते हैं यहाँ पे, काफी अच्छे उसके लिए नेचुरल ग्राउंड्स बनते हैं, क्रिएट होते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन ग्रो होता है यहाँ पे। ओके, चलिए, तो ये चीज हमने समझ ली यहाँ पे। अच्छा, एक और क्वेश्चन दे, द ओशन करंट डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री, ये तो देखो सबसे सिंपल, बेंगुला कौन सा है भाई, कोल्ड है, ब्राजीलियन हॉट हॉट, पेरुवियन कोल्ड, साउथ इक्वेटोरियल अपना ये क्या है, साउथ इक्वेटोरियल तो ये ना ये तो साउथ इक्वेटोरियल या नॉर्थ इक्वेटोरियल तो हॉट ही रहेगा, तो ब्राजील, ये तो दोनों अलग अलग हो गए यार, बेंगुला भी, बेंगुला हॉट है ना, पेरुवियन पेरुवियन कोल्ड है, ये कैसे हो गया, क्या आंसर है भैया, देखो पेरुवियन यहाँ पे ये है ना, पेरुवियन है, कोल्ड है, ब्राजील हॉट है, साउथ इक्वेटोरियल अच्छा बेंगुला होगा ना, क्योंकि बेंगुला यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक में है, देखिए ये देखिए बेंगुला नॉर्थ में है ना रे, कोई तो भी एक नॉर्थ में होना चाहिए यार, फिर कैसे, कुछ तो भी गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं। देखो जरा जरा मिटाओ इसको, क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को वापस देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द ओशन करंट डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री, अच्छा कौन सा करंट है भैया, अच्छा कहीं ऊपर नीचे से तो नहीं, अच्छा तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा भाई। देखो जरा, साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या है, हॉट करंट है, मतलब गर्म करंट है, कैसे जा रहा है, ठीक है ठीक है, चलो उसके बाद वहीं से भाई ब्राजीलियन करंट निकल रहा है, ये भी हॉट है, कोई बात नहीं है, ठीक है। बेंगुला करंट कहाँ, अच्छा ऊपर है, पेरू करंट भी ऊपर है, तो अंतर क्या है भाई, जरा देखते हैं क्या है आंसर इसका, साउथ इक्वेटोरियल करंट, कैसे यार, क्या रीजन है इसके पीछे, कोल्ड वार्म, ये तो सब सही है, अरे यार समझ में आ गया, गलती समझ में आ गई, ये पैसिफिक का पार्ट है, वही लोग इतना दिमाग लगाने के बाद भी कैसी गलती हो रही, देखो ये होती है, अभी देखो अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे आते हैं, इतना सब दिमाग लगा लिया, सब कुछ कर लिया, बड़े यार ये हॉट है, ये कोल्ड है, ये ऊपर जा रहा नीचे रहा, सब देख लिया, लेकिन सी नहीं ध्यान दिया, ये देखो अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो आते हुए भी जब नहीं आता है तो उसको बोलते हैं कि और अच्छे से करना है। यहाँ पे देखिए ये पैसिफिक में है और बाकी कहाँ पे है, बाकी यहाँ पे अटलांटिक में है, तो ये जो तीनों के हैं वो कहाँ हैं, ये तीनों अटलांटिक में है, भले अटलांटिक पूरा है, पूरा अटलांटिक ही है, इसको एसएफ बोलते हैं। पेरुवियन कहाँ है, पैसिफिक में है, साउथ पैसिफिक में है, ठीक है। देखिए पेरुवियन करंट कौन सा है, कोल्ड करंट है। अब यार ऐसे जब क्वेश्चन बनाते हैं ना तो लिटरली फिर एग्जामिनर को सैल्यूट करना पड़ता है, बोले भाई तू ही है, मतलब चलो आज जरा कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी वजह से, पेरुवियन करंट की वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में अटाकामा, देखो ना यहाँ पे पूरा सूखा सूखा दिख रहा है, देख रहे हो पूरा सूखा सूखा दिख रहा है यहाँ पे, तो ये अटाकामा डेजर्ट है इसकी वजह से। अब जब अल-नीना और नानीना आता है ना, अल-नीनो, तो भाई यहाँ पे और मतलब क्या बोलते हैं, बारिश और फुल क्रिएट करता है यहाँ पे, तो यहाँ का सिचुएशन ही बदल देता है, यहाँ का पूरा सिचुएशन ही बदल देता है अल-नीनो। चलिए अल-नीनो की वजह से हमारी प्रॉब्लम हो जाती है, हमको बारिश नहीं मिलती है, बट चलिए यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है अल-नीनो की वजह से। अल-नीनो करेंगे, चिंता मत करें, अल-नीनो भी जल्दी कर लेंगे। चलिए आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट डज नॉट फ्लो इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, अब तो तुम बता दोगे। गल्फ स्ट्रीम अभी तो पढ़ा हमने, फ्लोरिडा से टर्न लेता है, ये वार्म है और कहाँ फ्लो करता है, नॉर्थ अटलांटिक में फ्लो करता है। बेंगुला साउथ में फ्लो करता है, अभी इसी के ऊपर दिमाग लगा रहे थे हम लोग, कौन सा है, कोल्ड है। नॉर्वेजियन, ये अभी देखो, अभी तो पढ़ के आया नॉर्वेजियन। फ्लोरिडा भी तो अभी गल्फ स्ट्रीम के बगल में फ्लो करेगा ना, तो तुम चिंता मत करना, कभी कभी तुम्हें ऐसे नाम दिख जाए ना फ्लोरिडा, अरे सुना ही नहीं, जगह कहाँ है, जगह ध्यान दो। गल्फ स्ट्रीम कहां से टर्न लेती है, फ्लोरिडा से टर्न लेते हैं, तो उसके नाम पे थोड़ा बहुत एक दो छोटे मोटी जलधारा होगी यार, ठीक है। तो कौन सा है भाई इसका आंसर, नॉट फ्लो, बेंगुला कहां पे फ्लो करता है, साउथ में फ्लो करता है। चलिए अब एक काम करो, थोड़ा सा ना रिकैप कर लेते हैं, मेरे को भी कुछ याद नहीं, तुम्हारे साथ ही रिकैप करूंगा मैं। अटलांटिक ओशन की बात कर लेते हैं जरा, कितना याद हुआ अपने को, अटलांटिक ओशन की बात करो। यहाँ पे अटलांटिक ओशन में पहले साउथ की बात कर लो, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, साउथ नॉर्थ दोनों में पूछते हैं, तो साउथ अटलांटिक की बात कर लेते हैं। साउथ अटलांटिक में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बेंगुला, ठीक है, बेंगुला क्या है, कोल्ड है। उसके बाद में ब्राजील पढ़ा, ब्राजील क्या है, वार्म है, ठीक है। हमने साउथ इक्वेटोरियल पढ़ा, ये क्या है, वार्म है। अच्छा अब ये हो गया भाई, इसकी नॉर्थ की बात कर लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम की बात करो, गल्फ स्ट्रीम क्या है, वार्म है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या है, वार्म है। अभी फ्लोरिडा भी देख लिया, वो भी वार्म ही है, सिंपल सी बात है, उसी का एक्सटेंशन है। नॉर्वेजियन क्या है,
नॉर्वेजियन क्या, नॉर्वेजियन से काफी ऊपर चला गया, बट इट इज अ वार्म करंट। अच्छा, कोल्ड करंट क्या है, कैनरी, कैनरी, कैनरी भाव, कैनरी, कैनरी, कैनरी क्या है, कोल्ड करंट। किसके बगल में, सहारा डेजर्ट के बगल में, दिमाग में रखना। चलो हो गया। अच्छा, कुछ इंडियन ओशन को भी देख लें। देखो इंडियन ओशन में हमने क्या पढ़ा था, अगुलस, अगुलास, अगुलास पढ़ा था, वार्म था। हमने क्या पढ़ा था, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन क्या था, कोल्ड था। उसकी वजह से कौन से डेजर्ट आपको देखने को मिलेंगे, विक्टोरिया मिलेगा, गिब्सन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक, उसकी वजह से क्या मिलेगा आपको, वार्म, वो भी वार्म है वैसे। सोमालियन भी वार्म ही है, ऊपर ही है उसके साइड में। चलो और कुछ। अच्छा, पैसिफिक में हमने क्या पढ़ लिया, पेरुवियन करंट हमने पढ़ लिया, ठंडा है, उसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है आपको, अटाकामा डेजर्ट देखने को मिलता है। ग्रीनलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड इज अ गर्म, सॉरी माफ करो, ठंडा। और लेब्राडोर ठंडा, लेब्राडोर कुत्ते के नाम पे याद रखना आपने, ठीक है, मेरे पास तो है तो उसके नाम पे याद रख लिया मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following oceanic current is not associated with the Pacific Ocean? देखो अब मुझे कुछ भी नहीं पता हो ना, तो इतना तो पता है कि हम्बोल्ट, हम्बोल्ट कौन सा है, पेरू का है। ये तो तुम तो हो भैया, तुमको तो बहुत दिमाग लगा के हमने निकाला था, तुम निकाला नहीं था, तुम बच गए थे, ठीक है। कैनरीज, कैनरीज मतलब कैनरी, कैनरी अभी बताया, कैनरी भाव कहाँ के हैं, ये तो भाई हमारे नॉर्थ अटलांटिक के हैं ना, नॉर्थ अटलांटिक के हो तुम तो, और क्या हो तुम, कोल्ड हो। कोल्ड कहाँ पे हो, तुम्हारी वजह से भाई सहारा डेजर्ट काफी कुछ गर्म वरम रहता है, बारिश और सोने नहीं देते तुम वहां पे, तो ठीक हो। कुरोशियो, कुरोशियो यहाँ पे क्या है, वार्म करंट है, कहाँ पे, जापान के इधर, ठीक है। कैलिफोर्निया ठंडा करंट है, ठीक है। चलिए, कैलिफोर्निया इज अ कोल्ड करंट, पैसिफिक का पार्ट है, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब यहां पे देख लीजिए कौन कौन सा करंट देगा, कैलिफोर्निया करंट कौन सा है, पैसिफिक का पार्ट है। अलास्कन, अलास्कन करंट यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक कौन सा करंट है भैया, ये गर्म करंट है, ठीक है। देखिए अगेन इसी का एक्सटेंशन है यार, देखो अभी थोड़ा समझा देता हूं। जैसे तुमने यहाँ पे देखा ना, नॉर्थ अटलांटिक ऐसे घूम के अपना एक्सटेंशन लिया उसने यहाँ पे, वही यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल भी है, नॉर्थ इक्वेटोरियल भी क्या है, एक्सटेंशन ले रहा है। तो तुम बोलोगे इसका एक्सटेंशन हमें दिख नहीं रहा, काहे नहीं दिख रहा है इसका एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन यही है, धरती क्या गोल है ना, तो इसका एक्सटेंशन यहाँ पे क्रोशियो करंट है। क्रोशियो करंट आगे जाता है तो क्या बनता है, नॉर्थ पैसिफिक बन जाता है। देखो ऐसे घूम के नॉर्थ पैसिफिक ऐसे आ रहा है, ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक, जैसे यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक था वैसे यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक हो गया, ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक के बाद यहाँ पे नॉर्वेजियन बढ़ गया, तो यहाँ पे बढ़ गया बोले हम अलास्का, अलास्का बढ़ गया यहाँ पे, फिर घूम के आया तो क्या हो गया, कैलिफोर्निया, यहाँ पे घूम के आया तो क्या बन गया, ग्रीनलैंड। क्या कनेक्शन है, समझ में आई बात, ऐसी समझने की कोशिश करो यहाँ पे। तो पैसिफिक में कौन सा हो गया, पैसिफिक में यहाँ पे करंट के नाम याद कर लो, कुरोशियो। और इधर जैसे यहाँ पे लेब्राडोर था, यहाँ पे क्या है, ओरेशियो, ओएशियो, ओएशियो, ओएशियो को कुरिल भी कहते हैं, कुरिल, कुरिल, कुरिल करंट भी कहते हैं इसको, क्योंकि कुरिल आइलैंड के पास में, कुरिल आइलैंड इज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन द जापान एंड द रशिया। एग्जाम में आया था एफकेट में एक बार, ठीक है। चलो अच्छा, क्वेश्चन क्या था, हाँ क्वेश्चन तो बता ही दिया था, आंसर बता दिया था। चलो अच्छा, बहुत अभी देखो ना, बहुत देर से वेट कर रहे थे तुम्हारा हम। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द ओशनिक फ्लोर। ओशनिक डीप, ओशनिक डीप में मालूम क्या था, ट्रेंचेस आती हैं, तो ये तो होगा नहीं। ओशनिक देखो अभी यहाँ पे ये हो गया अपना क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अपना ऐसे जाएगा, ये स्लोप हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा राइज होगा, फिर ऐसे नीचे जाएगा आराम से। ये राइज थोड़ा सा होता है बिकॉज सेडिमेंट यहाँ पे स्लोप पे नहीं रुकते, यहाँ पे आके रुकते, थोड़ा सा राइज देखने को मिलता है यहाँ पे, और फिर उसके बाद ओशनिक फ्लोर है पूरा। तो यहाँ पे जो डीप ओशनिक प्लेन है, डीप सी प्लेन है, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ओशनिक फ्लोर। एक्सटेंसिव होता है, काफी गहरा भी होता है और काफी एक्सटेंडेड लंबा भी होता है, इसको इसका आंसर होता है। डीप तो बहुत छोटा पार्ट हो गया है, दो तीन आपको डीप ऐसे एक दो मिल जाएंगे, लेकिन क्या बोला उन्होंने, एक्सटेंडेड पार्ट कौन सा, एक्सटेंसिव पार्ट कौन सा है, तो आपको प्लेन मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, ए राइज हो गया, थोड़ा सा देखने को मिला, फिर नीचे आए यहाँ पे। यहाँ पे जब देख रहे हो तुम तो देखो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्लियर हो गया, ऊपर वाला था यहाँ पे, ठीक है। और देखो ओशनिक शेल्फ क्या होते हैं, जो छोटे मोटे यहाँ पे पार्ट होते हैं उसको ओशनिक शेल्फ बोलते हैं। स्लोप यहाँ पे देखिए स्लोप हो गया, तो ये थोड़ी होगा यहाँ पे। डीप तो ऑलरेडी बता दिया, ये डीप है, दो तीन, एक दो डीप होगा आपको देखने को मिल गया, तो पूरा पार्ट तो ये ओशनिक, ये जो डीप सी प्लेन का है ना, तो सबसे एक्सटेंडेड पार्ट तो डीप सी प्लेन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए आराम से। कितना होता है भाई, डेप्थ होती है इसकी 3000 से 6000 मीटर की डेप्थ होती है भाई, मतलब वही नीचे काफी होता है ना। मेन सोर्स ऑफ सैलिनिटी ऑफ द सी, मेन सोर्स क्या है, रिवर। अरे रिवर कहाँ होगा, रिवर तो यार थोड़ा सैलिनिटी को कम कर देता है, रिवर कहाँ से होगा, रिवर उतना सैलिनिटी नहीं ला सकता। विंड नहीं, विंड उतना कुछ खास नहीं है। एश इजेक्टेड फ्रॉम द वोल्केनो, यस ये रहेगा, लेकिन इट इज नॉट द मेजर पार्ट,
इट्स अ माइनर, छोटा सा। लैंड यहाँ पे सबसे मेजर है। तो बोले कि लैंड, हाँ, जो लैंड में जो रॉक्स है ना वो क्या हो रहे हो, इरोड होते हैं। इरोड होते हैं तो मिनरल्स रिलीज होते हैं, और मिनरल्स रिलीज होते हैं तो पानी में मिलते हैं, तो वही है उसका सबसे बड़ा सैलिनिटी का कारण है। तो लैंड इज द मेजर रीजन। पढ़ के हैरान हो जाओगे, ठीक है। सबसे पहले सबको जनता को ये लगता है वोल्केनो निकलेगा, फुल गंदगी फैलेंगे। अरे नहीं, वोल्केनो तो रोज थोड़ी निकल रहा है, लेकिन इरोजन तो रोज हो रहा है ना इसका, रॉक्स का। और अंदर रॉक है ना, अंदर रॉक तो है ना ओशनिक फ्लोर पे, तो रॉक इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, रिवर्स कैरी डिसॉल्व सॉल्व ऑफ कोर्स है यहाँ पे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ अ सी वेव इज कॉल्ड। अरे वेव लेंथ है तो बच्चों वाला हो गया, सीएपी में पूछा हुआ था। ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिखा, टक 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 टक। इसके बीच में डिफरेंस को क्या बोलते हो तुम? वेवलेंथ ही बोलते हो ना। ये वेव ऐसे फ्लो करती है, ये तो तुमने साउंड में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है यार, सच में इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ऐसा है। ट्रफ क्या होता है? नीचे वाला पार्ट होता है, और क्रस्ट हाई प्रेशर, ट्रफ लो प्रेशर, यही होता है। ठीक है, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सी सैलिनिटी। अच्छा, सी सैलिनिटी मतलब उसके अंदर नमकीन कितना, ये देखो ऑलरेडी बता चुका हूं। द ओशियन सैलिनिटी डिपेंड अपॉन द इवोपरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल अभी बताया था ना आपको मैंने, अपने इधर वाला एरिया, इक्वेटर वाला जोन बताया तो था कि भाई बारिश होगी तो भाई सैलिनिटी कम हो जाएगी, जब ये ऑपरेशन होगा तो सॉल्ट ज्यादा बचेगा वहां पे, बताया तो था। इनी चेंज इन द टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंसेस द सैलिनिटी, बिल्कुल टेम्परेचर चेंज होगा तो सैलिनिटी में फर्क पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवोपरेशन ज्यादा होगा तो नमक ज्यादा नीचे बचेगा, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो उसकी सैलिनिटी कम होगी, सिंपल सी बात है। मेजर सोर्स ऑफ सी सैलिनिटी है टेरेस्ट्रियल डिस्चार्ज ऑफ वेदर, रिवर्स नहीं है भाई, रिवर्स इज नॉट द मेजर सोर्स, अभी पढ़ा हमने। मेजर रिवर्स उसका मेजर सोर्स नहीं है, वो तो सैलिनिटी डिक्रीज करती हैं। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर हियर। ये देखिए, द सैलिनिटी ऑफ द वाटर इज इन द सरफेस लेयर ऑफ द ओशन डिपेंड मेनली ऑन द इवोपरेशन एंड द प्रेसिपिटेशन, यही लाइन ऊपर लिखी थी। तुमको लग रहा होगा एनसीईआरटी से नहीं आता, एनसीईआरटी की लाइन चिपकाई है यहाँ पे मैंने, मैंने नहीं मतलब मैंने डाला यहाँ पे। Surface salinity is greatly influenced in the coastal region by the fresh water flow from the river and in the polar region by the process of the freezing and the thawing of the ice. कहने का मतलब है कि भाई उससे अफेक्ट होती है, ग्रेटली अफेक्ट होती है, लेकिन ये नहीं बोला, बढ़ने की बात नहीं बोली उन्होंने, बढ़ने की बात यहां पे नहीं बोली है। ठीक है, मेजर सोर्स नहीं है, अफेक्ट होने की बात बोली है, अंतर समझिए दोनों में। अभी बोलो कि भाई अफेक्ट हो रहा है मतलब कम हो रहा है वहां पे, ये इन्होंने क्या बोला है? मेजर सोर्स, मतलब सोर्स थोड़ी है वो। अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला रहा था मैं कि कॉन्गो रिवर है, अमेजॉन रिवर है, वो जो उनकी सैलिनिटी कम करती है, और यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा दे रहा है, तो ये तो थॉट गलत हो गया ना। चलिए, विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सैलिनिटी ऑफ द सी एरिया बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर एरियाज, ऑफकोर्स जो वेस्टर्लीज और ईस्टर्ली वहां पे फ्लो होते हैं। द ओशनिक करंट कंट्रीब्यूट टू द सैलिनिटी वेरिएशन, सैलिनिटी किससे? टेम्परेचर पे, डेंसिटी ऑफ द वाटर पे, ये सब इंटर रिलेटेड है। ये सब ऑलरेडी आपको पता पढ़ा रखा मैंने, जरा उसको देखिए, ये तो आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। ठीक है, लेक वेन टाकी द सी, ठीक है, चलो। अच्छा, ये तो क्वेश्चन इधर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नॉट करेक्ट। अच्छा, शेल्फ आर एब्सेंट क्लोज टू द प्लेट बाउंड्री, अच्छा नॉट करेक्ट बोला है ना। देखो आपको बताया था मैंने कि जब वहां पे आपको देखने को मिलेगा दे आर हाईली सेडिमेंटेड, हाँ यहाँ पे फॉसिल फ्यूल रहते हैं, दे हैव एब्रप्ट फॉल। देखो ये मैंने क्या बताया था यहाँ पे पहले वाले में, मैंने अच्छा स्टेटमेंट दिया इसलिए सेकंड वाला बता दिया। पहले स्टेटमेंट क्या बोला था? दे आर एब्सेंट क्लोज टू द प्लेट बाउंड्री। देखो क्या होता है कि जब कभी आपको ये देखने को मिलता है, माउंटेन देखने को मिल गया यहाँ पे, तो वहां पे आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं देखने को मिल पाता है। कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे क्रिएट होता है मैंने बताया था, कंटिन्यूअस इरोजनल एंड डिपोजिशनल मूवमेंट जब होते हैं ओशन के, उसकी वजह से क्रिएट होता है। लेकिन जब आप देखेंगे कहीं पे माउंटेनियस रीजन आ गया और उसके बाद सी चालू हो रहा, तो यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए जो ऐसे बनता है ना, अरे यहाँ पे है तो ये देखो, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ऐसे ये बार बार पानी यहाँ पे देखो, पहले कैसा था? पहले सब बराबर था, मान के चलो सब बराबर था, ये कॉन्टिनेंट हो गया और ये पानी हो गया। लेकिन पानी जितनी बार से बार बार आता गया, तो इसको इरोड कर दिया उसने, इतना एरिया इरोड कर दिया। बोले तुम नीचे झुको, झुकना पड़ेगा तुम्हें, तुम नीचे झुको यहाँ पे, क्योंकि हम आएंगे यहाँ पे। तो फिर पानी ऐसे क्या होगा, फिर ऐसे टेढ़ा हो गया। तो यहाँ पे देखोगे पहले ऐसे था, फिर बाद में कैसा हो गया, फिर ऐसे हो गया। पहले हम ऐसे थे, फिर ऐसे हो गए, इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। लेकिन यहीं पे माउंटेन खड़ा कर दो तो कर पाओगे क्या तुम? अरे चलो हटो, दूर हटो, नहीं कर पाओगे। तो ऐसा एग्जांपल कहाँ पे देखने को मिलता है? ऐसा एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा एंटीज माउंटेन के ऊपर। एंटीज माउंटेन कहाँ है? चिले के इधर है, साउथ अमेरिकन कोस्ट पे है। ठीक है, तो दे हैव अब्रप्ट फॉल टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दे हैव अब्रप्ट फॉल टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कहाँ पे? अब्रप्ट फॉल थोड़ी होता है। देखो
अब्रप्ट फॉल देखा क्या तुमने यहाँ पे, ऐसे आके ऐसे गिर रहा है क्या, नहीं नहीं, ऐसे अब्रप्ट फॉल नहीं, ऐसे आके नीचे नहीं गिर रहा है, ठक से नीचे नहीं आ रहा है, आराम से आ रहा, स्लोप बन रहा है यहाँ पे, तो अब्रप्ट फॉल थोड़ी होगा वो। दे आर रिच इन फिशिंग एरिया, हाँ ये वाला रिच होता है फिशिंग एरिया में, ये भी समझाया था मैंने क्यों रिच होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या ग्रो होता है, यहाँ पे कोरल्स ग्रो होते हैं, ये कोरल के लिए बहुत अच्छा एरिया है। जब कोरल्स वहां पे ग्रो होंगे तो फिश तो आएंगे ना खाने को कोरल्स को, वहां पे अच्छा खासा न्यूट्रिएंट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। कोरल्स क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन। कोरल किसके साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं, एल्गी के साथ होते हैं। एल्गी जब खाना बनाएगा विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट भी तो मिलना चाहिए, ये सबसे शैलो एरिया होता है, सबसे शैलो जोन होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप है, फिर कॉन्टिनेंटल राइज है, फिर यहाँ पे फ्लोर है पूरा, ठीक है। तो इस एरिया में आपको फिशिंग ग्राउंड तो मिलेंगे, क्या गलत है उसमें। तो थर्ड वाला यहाँ पे गलत है, क्योंकि अब्रप्ट फॉल नहीं है, आराम से स्लोप बनी है यहाँ पे। चलिए ये देखिए पूरा पढ़िए यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाय द रिलेटिवली शैलो एरिया एंड गल्फ। इट इज अ शैलो पार्ट ऑफ द ओशियन। एक डिग्री का ग्रेडियंट होता है, मतलब पहले ऐसे था ना, बाद में फिर ऐसे हो गया जो, तो एक डिग्री का ग्रेडियंट यहाँ पे मिलता है, मतलब डिफरेंस मिलता है, ठीक है। चलिए आपको अपसेंट देखने को मिलेगा, कहां पे मिलेगा, the shelves are also absent or very narrow along some of the margin like the coast of the Chile, coast of the Sumatra। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, क्यों मैं बार बार ये सब बता रहा हूं, एग्जाम में ये सीधा एग्जाम में आते हैं आपको वही, दैट्स अच्छा। आइसोहेलाइन ऑल्सो ज्वाइन, देखो ये सैलिनिटी वाली लाइन है भाई, आइसोहेलाइन। आइसोक्लाइन आपको देखने को मिलेगा भाई आपको टेम्परेचर के केस में। अब देखिए यहाँ पे, ये देखो हेलोक्लाइन, तुमको बोल रहा था ना हेलोक्लाइन, ऊपर आया था पहला क्वेश्चन। डेप्थ के साथ क्या होता है, सैलिनिटी जनरली इंक्रीजेस विद द डेप्थ एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड हेलोक्लाइन, ठीक है। चलिए सैलिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, हाँ। अगर डिक्रीज बोला होगा तो माफ करिए, सॉरी डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है, ठीक है। हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट, क्या इन्फ्लुएंस नहीं करता है यहाँ पे, हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी, अभी तो बोला मैंने, हीट होगा, पानी इवापोरेट होगा, ठीक है। ये सब पानी क्या होगा, राइज करेगा तो ग्रेडियंट क्रिएट होगा, फिर वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, पोलर की तरफ। विंड, अरे विंड कैसे नहीं, ईस्टर्ली वेस्टर्ली सब है। कोरियोलिस फोर्स जो टर्न होती है ना, ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न जो होती हैं, वो कोरियोलिस फोर्स की होते हैं। ग्रेविटेशन पुल बाय द सन एंड द मून टाइड्स के केस में होता है भाई, यहाँ पे नहीं होता है, तो सी गलत है। अब तुम बोलोगे कहां पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, ओशनिक currents are influenced by the two type forces, primary forces initiating by the movement of the water and secondary influenced by the current or flow। primary forces में क्या क्या आता है यहाँ पे, hitting by the solar energy, wind, gravity, Coriolis forces, hitting by solar energy जो ऊपर था वहां पे, causes the water to expand होता है, that's why near the equator ocean water rises to the 8 centimeter, ऊपर बढ़ जाता है वो, और फिर किधर मूव करता है, पोल्स की तरफ मूव करता है, जो हमने पढ़ा ना, हमने पढ़ा था सदर्न इक्वेटोरियल, नदर्न इक्वेटोरियल, वही जो था वहां पे। चलिए Which of the following is a cold ocean current, अब तो तुम बता सकते हो, ब्राजीलियन करंट, तुम तो गर्म हो, वार्म हो, तुम कहां हो, तुम नॉर्थ में हो, नॉर्थ नहीं, तुम साउथ अटलांटिक में हो, वैसे ब्राजील नीचे है, याद रखना। गल्फ स्ट्रीम, तुम फ्लोरिडा से टर्न लेते हो, इसका मतलब तुम कहां हो, तुम ऊपर जा रहे हो, तुम गर्म हो, वार्म हो, तुम नॉर्थ का पार्ट हो। क्या पूछा मैं भूलना चाहूंगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, अरे भाई नॉर्थ हो या साउथ हो, इक्वेटोरियल करंट है तो गर्म होगा। कैलिफोर्निया करंट, याद करिए पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ये देखिए कैलिफोर्निया करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन, अरे यार टोंगा ट्रेंच थोड़ी है, कौन सा है, किधर गया, अरे मारियाना ट्रेंच, ये बच्चों वाला क्वेश्चन। टोंगा ट्रेंच देखो ऑप्शन में आया ना, फिलिपिन ट्रेंच भी अच्छा है वैसे, कार्मेटिक न्यूजीलैंड में, वैसे कार्मेटिक न्यूजीलैंड में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अबाउट द सार्गासो सी, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑफ द ओशन करंट, ठीक है। इट रिगार्ड द हाईएस्ट सैलिनिटी इन द, मतलब काफी शांत होता है, हाईएस्ट सैलिनिटी, हाँ काफी शांत वाटर होता है वहां पे, सैलिनिटी जब ज्यादा रहेगी तो पानी नीचे दबा रहेगा, ठीक है। इट लोकेटेड वेस्ट ऑफ द गल्फ स्ट्रीम, नहीं, ईस्ट ऑफ द गल्फ स्ट्रीम। देखिए ये वाला जोन है जो सार्गासो सी की बात कर रहा है, ये पूरा है इस गल्फ की स्ट्रीम के ईस्ट में है, वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है, और कैरी करंट के ईस्ट में है, दिमाग में रखिए, कैरी करंट, कैनरी करंट, सॉरी कैरी नहीं, कैरी मिनाटी याद आ रहा मुझे, ठीक है। तो यहां पे इट लोकेटेड वेस्ट ऑफ द गल्फ स्ट्रीम नहीं, ईस्ट ऑफ द गल्फ स्ट्रीम एंड वेस्ट ऑफ द कैनरी करंट, तो सी यहां पे एज पर ये गलत होगा, ठीक है। इट इज कंफाइंड इन द गायरेज ऑफ अ काम एंड मोशनलेस वाटर, बहुत शांत होता वहां पे, देखिए वाला पार्ट। चलिए पढ़ लीजिए आप इसको। द गल्फ स्ट्रीम इज पोलवर्ड following current in the Atlantic Ocean, अच्छा poleward flowing current in the Atlantic Ocean, which of the following statement with regard to this is not correct। अच्छा गल्फ स्ट्रीम क्या होती है, कहां मूव करती है, पोल की तरफ मूव करती है, सीधी बात है।
अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू दिस इज नॉट करेक्ट? इट इज सिमिलर टू द कुरोशियो करंट इन द नॉर्थ पैसिफिक। हाँ देखो कैसे बता रहा हूं, याद करिए याद करिए, मैंने तुमको बताया था अभी। चलो एक ऊपर से समझा देता हूं, देखो थोड़ा सा ना मैं मिस नहीं करना चाहता, नीचे ही था यार। चलो देखो कुरोशियो करंट समझाता हूं पहले, ये गल्फ स्ट्रीम को रहने देता। क्या बताया था मैंने, ये देखो ऐसे जाएगा और ऊपर ऐसे टर्न करेगा। ऊपर कहाँ टर्न करा? कुरोशियो करंट, याद करिए बताया था ना मैंने, ऐसे कुरोशियो करंट के साथ टर्न करेगा, फिर एक्सटेंड करेगा नॉर्थ पैसिफिक और ऊपर जाएगा ऐसे अलास्का। यहाँ पे क्या होता है? गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और ऊपर जाएगा नॉर्वेजियन सेम। तो पहली लाइन तो सही हो गई, पहली लाइन तो सही हो गई। इट ट्रांसफर्ड वार्म ट्रॉपिकल वाटर टुवर्ड्स द पोलर रीजन। यहाँ पे वार्म करंट है तो वही करेगा ना। दिस करंट इज मेजर फैक्टर वेदर अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूएसए। ईस्ट कोस्ट है क्या कि वेस्ट कोस्ट है? देखते हैं, ईस्ट कोस्ट ही लग रहा है मुझे भी। द वार्म ईस्ट नहीं, हाँ। द वार्म वाटर ऑफ द गल्फ स्ट्रीम सस्टेन द कोरल रीफ ऑफ द, नहीं कोरल रीफ नहीं, कोरल रीफ मालूम है क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखो वार्म करंट सच में वो काफी ज्यादा वार्म है, उतनी वार्म वाटर हमें नहीं चाहिए कोरल रीफ के लिए, उतनी वार्म वाटर हमें नहीं चाहिए कोरल रीफ के लिए, ठीक है? तो ये गलत हो गया, सी वाला तो सही है, मतलब सी वाला नॉट बोला था ना, डी वाला चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? इतना हमें वार्म वाटर नहीं चाहिए। बाकी तुमने बोला था ईस्ट, हाँ देखो ईस्ट कोस्ट है ना, ये अमेरिका का ईस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट है। ये भी पूछते हैं कैलिफोर्निया कहाँ पे? वेस्ट कोस्ट पे। इसलिए यहाँ पे भी आपको देखो बंजर जमीन दिख रही है, यहाँ पे बंजर जमीन, सोनोरान यहाँ पे आपको मिलेगा। सोनोरान एक डेजर्ट है, ठीक है? चिनुआ एक डेजर्ट है कुछ करके, ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। The Kuroshio is a warm north flowing ocean current. Kuroshio is a warm north flowing. Kuroshio is a north warm current on the west side of the North Pacific Ocean. हाँ वेस्ट साइड है, नहीं तो ईस्ट साइड लग रहा है। चलो हाँ वेस्ट साइड बराबर, हाँ ईस्ट साइड है तो वो घूम के, चलो समझ में आ गया। द प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ वोल्केनो एट द बॉटम, ये पहला वाला सही है बाबा। द प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ वोल्केनो एट द बॉटम ऑफ द सी ऑफ जापान इज कंसिक्वेंशियल ऑफ द, अरे भाई वोल्केनो की वजह से थोड़ी होता है, वोल्केनो की वजह से थोड़ी वो गर्म है, कुछ भी गलत है, पहला वाला सही है बस, ठीक है? In the absence of the cold Labrador current, in the absence of the cold Labrador current, which of the following would happen? In the absence बोला है, मतलब अगर कोल्ड करंट नहीं रहेगा तो क्या होगा? There will be no north east Atlantic fishing ground. हाँ भाई फिशिंग ग्राउंड वहां पे नहीं होंगे। अच्छा यही तो होगा, फिर यही नहीं होगा, क्योंकि देखो आता है ना यहाँ से, जब यहाँ से आता है नीचे और ये मिलते हैं तो यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनता है अच्छा खासा, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनता है अच्छा खासा, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनता है अच्छा खासा, और क्या बनता है? और तो चलिए यही है, यहाँ पे भी बनता है फिशिंग ग्राउंड, जब ये कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी अच्छा खासा फिशिंग ग्राउंड बनता है। इसलिए जब यहाँ पे अल नीनो होता है ना, तो ये जो फिशरमैन होते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है, तो अच्छी खासी बारिश हो जाती है, यहाँ का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए अल नीनो ये लोग नहीं चाहते, अल नीनो इनके लिए भी दुखदायक है, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी फिर नहीं कर पाते वो लोग। ये भी अच्छा खासा पेरुवियन करंट के आसपास भी अच्छा यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनता है। तो बिल्कुल जब लेब्राडोर करंट यहाँ पे आएगा ही नहीं नीचे, तो फिशिंग ग्राउंड बनेगा कैसे? सिंपल सी बात है। सो देयर विल बी नो नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक फिशिंग ग्राउंड। देखिए नॉर्थ, अभी तुम बोलोगे ये तो तुम इतना ज्यादा डायरेक्शन क्यों बता रहे हो? देखो ये नॉर्थ अटलांटिक है, इसी में देख लो अभी ये ईस्ट पार्ट है। अच्छा यहाँ से देखो, क्या ये देखो ईस्ट पार्ट है, सिंपल सी बात है। चलो अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर। क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द ओशन कर, अभी तो पढ़ा था यार। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ नहीं होगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ होगा। रोटेशन ऑफ द अर्थ है, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से कोरियोलिस फोर्स एंड देन टर्न एंड ऑल। एयर प्रेशर एंड विंड, बिल्कुल आपको बताया था मैंने, सुबह ही बताया था, पढ़ा रखा है मैंने। अगर एयर प्रेशर आपको इक्वेटर पे क्या मिलेगा? कम मिलेगा। एयर प्रेशर कम मिलेगा तो वाटर लेवल राइज करता है, वाटर लेवल राइज करेगा तो इक्वेटर पे राइज करेगा तो ग्रेडियंट बनेगा, फिर वो पोल्स की तरफ जाएगा ऐसे। डेंसिटी ऑफ द ओशन, अभी तक तो पढ़ा रहे थे, डेंसिटी पे तो कितनी बात हो गई, तो तीनों मैटर करेंगे यहाँ पे। टेम्परेचर करेगा, एयर प्रेशर करेगा, विंड करेगा, रोटेशन ऑफ द ये करेगा, सनलाइट भी है यहाँ पे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ऊपर पढ़ लिया हमने। सो दीज आर द फैक्टर्स, ये देखिए पूरे के पूरे फैक्टर्स हैं। आप जरा इसको देख लीजिएगा। दैट विल बी मोर देन एनफ। कोरियोलिस फोर्स है, हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी है, ग्रेविटी है, विंड है, रिवॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? रिवॉल्यूशन से दिन रात होते हैं ना साथ से, पता नहीं, याद नहीं मेरे को। सो ओके अच्छा, ये क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने ऐसे भी डाल दिया, टेलीग्राम में डाल दिया था। देखो ये कौन सा करंट आपको दिख रहा है? बेनग्यूला करंट दिख रहा, बराबर, ये बेनग्यूला करंट है। और ऊपर कौन सा करंट है? देखो ऑप्शन में देखो, अगुलास तो होगा नहीं, अगुलास तो इधर है, ठीक है? अगुलास इधर है, हटा दो इसको। हम्बल्ट वो तो इधर क्या पता अपना साउथ अमेरिका के इधर है, ये हटा दो, ये भी हटा दो। फाकलैंड अपना साउथ अमेरिका के इस साइड से आता है, जो कोल्ड करंट है, ये भी हटा दो। यही बचता है बेनग्यूला और गिनी ऊपर से आएगा। ये देखो ऊपर गिनी आ रहा है, गिनी क्या है? फिर वार्म करंट है, क्योंकि जो ऊपर से आएगा वो वार्म करंट होगा, सिंपल सी बात है। चलो
द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड फाउंड इन राउंड, जहां पे कोल्ड और हॉट मिलते हैं। देखिए कोल्ड एंड हॉट एटमॉस्फेरिक करंट मीट, दैट्स द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। ठीक है, अभी देखो मेजर फिशिंग ग्राउंड कौन से, ग्रैंड बैंक है कनाडा का। नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक जो अपना जापान का, जहाँ पे कौन से करंट मिल रहे हैं, कुरोशियो मिल रहा है और अपना ओएशियो मिल रहा है, ओएशियो अपना कोल्ड है। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक है यहाँ पे कैलिफोर्निया और जो नॉर्थ अलास्का यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये दो मिल रहे हैं। पेरू और चिली का कोस्ट है, हम्बोल्ट करंट, ये देखिए। ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, उसके बाद अपना ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, 4। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और एक दो और वीडियो आज देखता हूँ किसके ऊपर आती है, बट आएगी। और बाकी अपनी ये सीरीज जल्दी कंप्लीट होगी और मंडे से साइंस स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।